नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा उथल पुथल हो रहा है। जब से धारा 370 हटी है, 35 से हटा है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया है। अब एक बार फिर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो आया है उसमें जम्मू कश्मीर में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक सीट नॉमिनेशन की, 2 सीटें नॉमिनेशन की गई हैं और पीओजे के लिए एक सीट का नॉमिनेशन का रखा है इन्होंने। जैसा कि हमने कल बात की थी और कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में आपको बताया गया। हमारे साथ कश्मीरी सभा के प्रेसिडेंट के खोसा भी थे और आज हम बात करेंगे पीओजे के बारे में। आप जानते ही हैं कि कितना दुख उन्होंने सहा, कितना वहाँ मारदाड़ हुई, कितने कुछ बातें ऐसी भी हैं कि बता भी नहीं सकते हम। जान माल हर चीज़ ख़त्म किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ दे चीज़ थी कि पिछले 75 सालों को हम देखें तो पीओजे के जितने भी लोग थे वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते रहे। उन्हें जम्मू कश्मीर का नागरिकता नहीं मिली। 35 से और 370 हटने के बाद अब इनके सामने आए ये सब चीजें आ रही हैं। अब नागरिकता इनको मिल रही है और उसके साथ साथ इनके लिए 2 सीटों का आरक्षण किया गया है जो नॉमिनेट होंगी असेंबली के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दुख सहे हैं, तकलीफें देखी हैं और यही मन में रहा, लड़ाई यही लड़ती रही कि हम तो नहीं, कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, उन्हें नौकरी मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, तभी जम्मू कश्मीर में मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और हमारी भी असेंबली में बात होगी, हम भी बात कर सकेंगे। हालांकि 25 सीटें रखी गई थी असेंबली के अंदर पीओजे की, जिसमें से बाद में एक डीफ्रीज की उसके लिए 24 सीटें आज भी हैं। लेकिन अब जब समय आया है, जब इनको लगा कि हम भी कंधे से कंधा मिला के जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ चल लेंगे, तो उन्हें सिर्फ एक सीट की नॉमिनेशन दी गई। क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर? आज हमारे साथ हैं सशवंत सिंह जी, ये MGR 47 के चीफ स्पोक्स पर्सन से, और साथ में है वरिंदरजीत सिंह जी, चेयरमैन है नेशनल सिख फ्रंट और सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। स्टार्ट करते हैं वरिंदरजीत सिंह जी आपसे, क्योंकि केंद्र में भी आपकी पार्टी का राज है और जम्मू कश्मीर में भी है, और आपने भी, आपके परिवार ने भी इन विपदाओं को झेला होगा और आपने भी ये सब उम्मीदें लगाई होंगी कि एक दिन जम्मू कश्मीर में आएगा कि हम भी दूसरों की तरह बात कर सकेंगे, हम यहाँ के निवासी हैं। क्या सोचते हैं इस बार एक सीट के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम जम्मू कश्मीर के ही निवासी हैं। जो पीओजे के जिसे हम बोलते हैं वो हमारे राज्य का हिस्सा है, और ये एक सीट जो उन्होंने बिल लाया उसमें दी है, ये बिल्कुल ही नाजायज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि हमें एक सीट नहीं, हमें 24 की 24 सीटें चाहिए। अब आप कहेंगे कि वो कैसे चाहिए, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि 1990 में पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें ये कहा गया कि हम वो जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम लेंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक सीट नहीं चाहिए। हमें गवर्नमेंट ये बताए कि हमें वहाँ भेजे, हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। वो एरिया इलाका हमारा है, उसके लिए हमने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ी है। और एक सीट ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, ये भी हमें नहीं चाहिए। केंद्र सरकार अपने पास रखे और हमें 24 की 24 सीटें दे, हमें वहाँ पर भेजे, उसको खाली करवाए। हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ
पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करके ही नहीं होता है, कुछ एक्शन लेना पड़ता। मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले और हमें वहाँ भेजे, और ये एक सीट हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। सचवंत सिंह जी, मैंने एक बार पहले भी आपको तकलीफ दी थी यहाँ स्टूडियो में। हाँ जी। उस वक्त भी हम उन हालात के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहते थे, बताया भी कि पीओजेके में जिस वक्त 47 में वहाँ से आप निकले क्या हालात थे। बड़ी दुख भरी कहानी भी आपने सुनाई, किस तरह से आप आए, किस तरह से आपके माताजी, पिताजी, दूसरे भाई बंधु वहाँ पे, कईयों को तो खुद ही अपने हाथों से ही लड़कियों को मारना पड़ा। ये सब वो चीज़ें इतनी दुखदाई थी, लेकिन उसके बाद जो मरहम चाहिए थी वो 47 के बाद 75 साल में नहीं लगी। अब जाके उम्मीद बंदी है कि एक मरहम जो हमें लगेगी, और उसके ऊपर एक आपके सामने जो यहाँ 24 सीटें थी, 25 से एक डीफ्रीज होगी, 24 सीटें आज भी असेंबली के अंदर 24 सीटें रखी हुई हैं, लेकिन आपके लिए नॉमिनेशन के लिए एक ही सीट दी हुई है। क्या कहेंगे? ये जो आपने कहा कानूनी तौर पर ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। उस वक़्त के जो कानूनदान थे उन्होंने बड़ी सोच समझ के ये 25 सीटें जो थी उस इलाके के लिए रखी थी, क्योंकि वो इलाका हमारा है, इस स्टेट का पार्ट है। उस वक़्त उन्होंने ले लिया, और फिर जब पार्लियामेंट में काफ़ी बार बात हुई, डिबेट हुई, तो एक यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ कि हमने वो जो इलाका है वापस लेना है। तो कुदरती तौर पर यह बात है, जब वो इलाका हमारा है और हम लोग उस वक़्त 1947 में इस स्टेट को बचाते बचाते, मैं नहीं कहूँगा कि उस वक़्त जो महाराजा जी थे, महाराजा बहादुर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। फौज की कमी थी, फौज में बगावत हुई और वो डिफेंड नहीं कर पाए, वो उनसे मिल गए। तो नतीजा ये हुआ कि सिविल पॉपुलेशन ने अपनी जान पर खेलकर, अपने माताओं बहनों की इज्जत को दांव पे लगाकर, बच्चों को कुर्बान करा दिया, खुद कुर्बानियाँ दी, कुओं में छलांगे लगा दी, घरों में आग लगाकर खुद अंदर जल गए। और जो बचे बचाए लोग यहाँ आए, वो आज तक ना रिहेबिलिटेट हो पाए, ना उनको कोई कंपनसेशन दी गई, ना किसी तरीके से किया। उसका एक तो एक वायद कारण ये था कि जो हमारा एक सदन है, हाउस है, जिसमें ये चीज़ें डिबेट होनी चाहिए, उसमें हमारा नुमाइंदा कभी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि पीओजेके में से वहाँ कोई नुमाइंदा गया ही नहीं, बड़े लोग गए, लेकिन गए पार्टियों की तरफ से। बिल्कुल। वो पार्टियों की लाइन पर बोलते रहे, जो पार्टियों ने कहा उसके वो इंडिसिप्लिन नहीं चाहते थे। तो अब जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, तो डिलिमिटेशन के सामने हमने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, खास करके जो MGR 47 था, इसने वो लड़ाई लड़ी जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी ने किसी इंडिविजुअल में लड़ी हो। पहली बार जब डिलिमिटेशन कमीशन आया, हमने उनके साथ ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन की। उन्होंने कहा नहीं जी, आपका हक नहीं बनता, आपको हम दे नहीं सकते, हमें हमारा तो लिमिट है 90 सीट, और हमने वही 90 सेगमेंट बनानी है। दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कह दिया। जो लोग उस वक़्त गए थे उसमें तकरीबन हर पार्टी, वो रूलिंग पार्टी बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, या दूसरी पार्टियां हो, या छोटे छोटे रिफ्यूजियों के ग्रुप हो, सब ने प्रेजेंटेशन की थी। लेकिन वो लोग कुछ बाद में ठंडे हो गए। जब उन्होंने सोचा कि उम्मीद थी, वो भी चली गई। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कहूँ, हम इस मसले पर बिल्कुल क्लैरिटी रखते थे, बार बार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ते थे, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर पढ़ते थे। हमने समेत को नहीं छोड़ा, और हमने डिलिमिटेशन को चिट्ठी लिखी कि जो स्टेटमेंट आपने वो दी है वो लीगली इनकरेक्ट है, और ये इसकी बेसिस कोई नहीं है, हमारा हक है, आपको देना पड़ेगा। हमने वो क्लासेस वगैरह कोर्ट की, और इसकी कापियाँ रेगुलरली हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी और होम मिनिस्टर हाउस में भी भेजते रहे। ये चलते ही कॉरस्पॉन्डेंस। उसके बाद हमें पहले जवाब आते थे, फिर जवाब कोई नहीं आया डिलिमिटेशन कमीशन से। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई कि जब डिलिमिटेशन फाइनल करके आ गया, तो उन्होंने यहाँ डिबेट रखी, तो उन्होंने हमें बुलाया। उससे हमें यह हुआ कि हमने जो कॉरस्पॉन्डेंस की है, शायद उसका कोई ना कोई जिक्र हुआ होगा। उस पर फिर डिबेट खुलकर डिबेट हुई। तो हमने कहा, जैसे वरिंदर जी ने कहा, हमने कहा हमारी तो 24 की 24 सीटें देनी चाहिए।
वो तो इलीगली उन्होंने ऑक्युपाई किया, अगर वो लोग रह रहे हैं तो रहते हैं जब तक हमने लिया नहीं, और हैं वो भी जम्मू कश्मीर के। बिल्कुल। और मजे की बात ये है, अगर आप उनके तरीके से जाएं तो उन्होंने भी सीटें रिजर्व की हुई हैं हमारे लिए। अगर वो हमारे लिए कर सकते हैं तो आप जिस देश में हम जिस देश के वासी हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वो क्यों नहीं हमें सीटें दे। तो डिबेट हुई बड़ी, उस पर खुलकर बात हुई। तो उन्होंने कहा जी हमें तो 90 सेगमेंट बनाने के लिए कहा गया है। तो हमने कहा जी आप ऐसा करें, आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपके पास कापी होंगे, खोलें, हम एक बार फिर उसको पढ़ लेते हैं। आप भी नजर मारें, हम भी नजर मारते हैं। जब हमने पढ़ाई तो वो आपस में कहने लगी ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं सरकार ने आपको क्या मैंडेट दिया, वो एक इशू है। डिलिमिटेशन कमीशन जिसके तहत आप कॉन्स्टिट्यूट होकर यहाँ बैठे हैं, वो दूसरा विषय है। वो साफ कह रहा है सीटें 26 हैं, वो किसको दे रहे हो आप, कहते हैं, लेकिन वो जब आजाद होगा तब देंगे। हमने कहा अगर ऐसी बात है तो आपने फिर मेंढर वाली क्यों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब ऐसी बात है तो मेंढर वाली भी क्यों की। तो इसका उसको उनके पास जवाब नेचुरली, क्योंकि उन्होंने तो की नहीं थी, सरकार ने की थी, उनके पास जवाब कोई नहीं था। मैंने कहा इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेंढर को जो सेगमेंट क्रिएट किया गया वो मेंढर के लिए सीट दी गई किस कोटा से, डीपीज के कोटा से, और वहां पर डीपी है कोई। अगर 2-4 घर होंगे वो गिनती में नहीं ना आते, तो है नहीं। आपने पुलिस को दी होती है हम समझ जाते, आपने तो नया सेगमेंट क्रिएट किया, हमारे साथ वहां भी ज्यादती हुई। अब हमें बताओ आप हमारा क्या कर रहे हो। काफी डिबेट होने के बाद उन्होंने कहा हम आपको कुछ न कुछ देंगे। मैं कहा वो कुछ स्पेसिफाई कर लीजिए। वो जो कुछ न कुछ जो उन्होंने कहा, जो स्पेसिफाई हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो हमें एक सीट दे रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती, हमें कश्मीरी माइग्रेंट्स के साथ ना कोई वैध है, ना कोई बैर है, ना कुछ है। वो भी उधर छोड़ कर आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, वो एक सेपरेट विषय है। उस पर फिर कभी आपने मौका दिया तो बात कर लेंगे। लेकिन वो आए उस वक्त, ना सिर्फ वो आए बल्कि कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ मुस्लिम फैमिली भी आई, कुछ थोड़े से सरदार फैमिलीज भी आई। उनको आपने 2 सीटें दे दी, जबकि वो अपना वोट दे रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बार बार श्रीनगर जाते हैं, अपनी जनादें बेच रहे हैं, अपने मकान चाहते हैं तो बेच रहे हैं। और वो जो एक तुलमुल का इनका एक मेला लगता है ना, वहाँ हजारों की तादाद में आज भी पंडित जाता है, जिसकी जानकारी शायद आपको मुझसे ज्यादा होगी। हर साल जाते हैं, कोई नहीं। और सबसे सुनहरी बात ये, जब वहां के कश्मीरी मुस्लिम भाई यहाँ आते हैं, वो भी पहले आके इनको मिलते हैं। तो फिर झगड़ा कहाँ है? इनके लिए सब ओपन, और हमें क्यों इग्नोर कर दिया। और आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि पूरी इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम तो वहां के वहां रहे, 40,000 आदमी हमारा मारा गया पीओजे के में, इसमें तो कोई फिगर आप ले लीजिए। और जबकि हम यहाँ बैठे हैं, हमें क्या कहा गया, नहीं जी हम आपको इसलिए नहीं दे सकते कि अगर आपको दे दिया हमारा वहां क्लेम खत्म हो जाएगा। हमने कहा भाई आपका क्लेम क्या खत्म हो जाएगा, जब तक हम लोग भूखे मर जाएं तब आप हमको कुछ देंगे। क्लेम क्यों खत्म होगा? आप दे दीजिए ना मुजफ्फराबाद के नाम से, आप दे दीजिए, बाकी जितने रजिस्टर उनके नाम से सीट दे, बिल्कुल 24 सीटें उनके नाम से नॉमिनेशन कर दीजिए, हो गया। और सबको पता भी चल जाएगा वो पार्ट हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चलता रहा, और फाइनली क्या हुआ कि बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पार्लियामेंट्री पैनल इनका होता है, वो होम अफेयर का था, वो बना कश्मीरी पंडितों के लिए कि जाकर देखो भाई जो हम दे रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो हम उनके पास चले गए। उन्होंने कहा भाई हमारा तो ये मैंडेट नहीं, आपको सुनना तो हमारा मैंडेट ही नहीं। हमने कहा हम नहीं कहते आप हमें रिपोर्ट में शामिल करो, हम ये नहीं कहते कि आप हमें क्या करो, हमें ये 40-45 MLA MP कभी इकट्ठे नहीं मिलेंगे। आप हमारी बात सुन लो, फिर आपने जो एक्शन करनी है कर लो। और देखो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, और हमेशा पार्लियामेंट्री पैनल का चेयरमैन जो होता है वो अपोजिशन का होता है, वनगई नायडू जी उसके चेयरमैन थे, और कम से कम 40 MP थे, डिफरेंट पार्टीज थे, मेजॉरिटी बीजेपी से थी। तो हमने उनके सामने प्रेजेंटेशन की। जब उन्होंने प्रेजेंटेशन की तो उन्होंने कहा यार ये चीजें तो हमें पता ही नहीं थी। मैंने कहा हमारा बस इतना ही मुद्दा था कि हमारा जो इशू है इसको सुन लो, देख लो, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है कर लो,
तो आप अगर ये कहते रहोगे हम वो पार्ट लेंगे आपको वापस भेजेंगे, तो फिर हमें ये बता के चले जाओ कि आप कब लोगे और हमें कब भेजोगे। 75 साल, इस वक्त हम चौथी जनरेशन में आ गए सर, चौथी जनरेशन है हमारी, तो फिर हमें बताओ हमें कब भेजोगे। तो उन्होंने कहा नहीं ये गलती है। अगर उनकी जो पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट है 183 रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश हुई उसको भी देखेंगे, उन्होंने भी कहा इनको कम से कम 8 पार्लियामेंट्री सीट जरूर दीजिए जो आपने फ्रीज करके रखी हुई है। जब पार्लियामेंट्री पैनल भी ये कह रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन भी ये कह रहा है, ये एक की फिगर कहां से आई जी। और जो लोग वहां से अपनी ही देश में अपनी ही स्टेट में स्टेट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट आते हैं, उनको तो आप खुलकर दे रहे हो। हम कहते हैं दो, क्योंकि देना तो पावर आपके पास है, किन हालातों में देते हो, किन कंसिडरेशन में देते हो, किस कानून के तहत देते हो, वो गवर्नमेंट ने देखना है। दे रहे हो बड़ी अच्छी बात है, हमें कोई उसमें एतराज नहीं, लेकिन कम से कम हमारे साथ तो बेइंसाफी ना करो। हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, इसी आइन के तहत रहते हैं, तो हमें भी दो। आबादी के लिहाज से उनसे ज्यादा हैं, कुर्बानी के लिहाज से। अब देखिए कश्मीर में देखिए, मिलिटेंसी की वजह से ये लोग आए ना जी। अगर मिलिटेंसी ही एक इशू था तो छत्तीस सिंहपुरा में तो एक दिन सिंगल दिन 35 सरदार मार दी, सिर्फ सिख ही मारे गए 35 एक को सिंगल डे में। तो हमें कश्मीर छोड़ देना चाहिए था। मैजूर नगर में 15 एक ही दिन मार के गए। इक्का दुक्का करते करते 350 पौने 400 की फिगर तो सरदारों की है जिनको मार दिया गया। आप तो इस काम में लगे हो, आपको पता है जो रिसेंटली टारगेटेड किलिंग हुई, हमारी एक सरदार बेटी थी बिल्कुल। जो एडमिनिस्ट्रेटर थी सुपिंदर कौर, वो अपनी तनख्वाह से एक मुस्लिम बच्ची को पैसे देकर पढ़ाती थी, उसको निस्पेयर किया। उसका ये मतलब हम देश छोड़ दें? हम तो देश का फ्लैग ऊपर रखेंगे, भूखे रहें या खाएं, लेकिन फ्लैग ऊपर रहेगा क्योंकि हम नेशनलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो वहां के लेकिन इसलिए हम ये चाहते हैं, ये बेइंसाफी जो हो रही है एक सीट वाली, ये बहुत नाइंसाफी है। इसको गौर करिए और हमें जो हमारी सीटें बनती हैं वो मैं तो कहता हूँ जैसे वीरेंद्र जी ने कहा 26 दीजिए। अगर आपको उसमें कोई अड़चन आती है, उनके लिए कुछ रखनी है तो रखिए। मजे की बात है पाकिस्तान वालों ने हमारे लिए रखी हुई है। मैं एक और बात आपसे करूंगा, मिसाल के तौर पे भगवान करे बहुत जल्दी से जल्दी ये वो इलाका खाली करा दें, हम वहां चले जाएं, हम वहां पर क्या होंगे? हम तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक मेजॉरिटी होंगे, क्योंकि तो मुस्लिम मेजॉरिटी होगा। क्या हम लड़ के फिर ले लेंगे वहां? इसका मतलब हम यहां भी ऐसे रहे वहां भी रहे, हमारा तो नमाज इधर भी बराबर उधर भी बराबर। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी अपनी सरकार है, हम इस सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार हमें पूरा इंसाफ दे। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आप कंपेयर कर रहे थे कश्मीर के साथ, वहाँ भी जिन हालात थे वहाँ से वो हालातों में निकले, लेकिन एक चीज़ वहाँ की भी क्लैरिटी नहीं है। वहाँ भी उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सीट रखी है, 2 कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं रखी। बिल्कुल ये एक चीज़ सामने, उसमें कश्मीरी सिख भी होगा, कश्मीरी मुसलमान भी होगा, अभी तक उसमें क्लैरिटी नहीं है। उसमें एक बात देखिए ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल उधर माइग्रेंट लफ्ज लिखा हुआ है बिल में, लेकिन आप ये भी तो देखो ना उसमें है कौन है। शुरू में वहां से जब ये मिलिटेंसी ज्यादा हो गई, ये लोग तो आए ही आए, इनको हमने गले भी लगाया, हम लेकर भी आए उनको, हमारे बिजनेस से ट्रांसपोर्ट की थी, मुफ्त में लाकर इनको घरों में भी रखा। चलो छोड़ो उस बात को, उसमें थोड़े मुस्लिम फैमिलीज भी आई क्योंकि वो भी उनको भी मैंने कहा ना, ये तो जिसकी हुकूमत होगी अपनी सुविधा के अनुसार वो देगा उस वक्त नॉमिनेशन। लेकिन एक बात आपने कही है, वो बहुत अच्छी बात कही है कि पीओजे के ये नहीं है कि पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जो भी थी वहां पे अपनी अपनी पार्टी और पार्टी लाइन के ऊपर चल रहे थे। मैं वीरेंद्र जी से आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि अब की जो लड़ाई है वो पार्टी से हट के होगी, सभी अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा, पीओजेके के लिए लड़ना पड़ेगा आपको, क्या इस पर सहमत है? बिल्कुल मैं इस पर सहमत हूँ। मैंने आगे भी 1-2 इंटरव्यू में भी और अपने रिफ्यूजी भाइयों को भी ये चीज़ कही है कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दी। मुझे याद है पिताजी किस्सा सुनाते थे कि हम मुजफ्फराबाद धुमेल के रहने वाले थे, 1428 आदमियों का काफिला था, अकेले एक मेरे पिताजी बचे थे, उनको भी बाजू में गोली लगी थी। ये पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, आप दूसरे ये जो है सेकेंडरी हैं। सबसे पहले हमें जो है इंसाफ चाहिए। हम गुरु के सिख हैं,
गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हैं, उन्होंने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, और इसी इंसाफ के लिए मैं सबसे भी अपील करूंगा कि अपनी अपनी राजनीति को छोड़ के ये टाइम में हमें इकट्ठा होकर और इस सरकार को और यहाँ अपना अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा कि ये एक सीट से कुछ होने वाला नहीं है। हमें जो इन्हीं की पार्लियामेंट्री कमेटी ने कम से कम 8 सीटें दी थी, उस 8 से कम किसी तरह का समझौता जो है कोई भी पार्टी ना करे और सभी राजनीति से ऊपर उठ के सामने आए, अपनी अपनी पार्टियों को एक तरफ छोड़े, वहाँ बाद में जाना है तो जाए, लेकिन अभी वो रिफ्यूजी काज के लिए एक हो जाए। ये मैं आपके चैनल से भी सबको अपील करता हूं। सुरेश जी, अब ये बात जो सामने आ रही है, जैसा कि इन्होंने भी कहा, और अभी तो लोकसभा में ये बिल पास हुआ है, जो पास हुआ है, अभी तो राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, उसकी क्या शेप बनती है अगर आप लोग सामने आए। अब आपका आगे का क्या प्रोग्राम है, आप किस तरह से इसको आप चलाएंगे, किस तरह से सबको साथ लेके चलेंगे? क्योंकि यहाँ तो आपके जितने भी साथी हैं, जैसे इन्होंने कहा भिन्न भिन्न पार्टियों में बटे हुए हैं, उन सबको इकट्ठा लेके आपका अगला प्रोग्राम क्या है? देखिए, ये तो देश की आज़ाद देश के लोग हैं। हर आदमी को हक है, कोई किस पार्टी में जाए, कोई किस पार्टी में रहे, कोई कहाँ जाए, लेकिन हर इंडिविजुअल का ये फर्ज भी है जहाँ उसकी ड्यूटी बनती है वहाँ पर वो एक काज के लिए लड़े। और मुझे लगता है कि ये इससे जेन्युइन काज कोई है ही नहीं, ये हमारा हक है, इसके लिए वो लड़ेंगे। अब अगर हम ये समझें कि उन्होंने बिल सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस किया है, पास नहीं हुआ, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके ऊपर डिबेट होगी। हम तो कोशिश करेंगे कि अपोजिशन को भी और रूलिंग को दोनों को डाटा इतना दिया जाए कि वो कन्विंस हो पाए, यूनानिमस करके वो दें, ताकि उधर भी एक अच्छा मैसेज जाए, स्टेट में भी एक अच्छा मैसेज जाए, और जो ये डीपीज आज तक डिससेटिस्फाइड रहे हैं वो एक सेटिस्फैक्शन में आए और एक लाइन पकड़े। बिल्कुल सही कहा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपके साथ 75 साल से हुआ, और अब एक उम्मीद जागी है, एक रोशनी दिखाई दे रही है, और आने वाले दिनों में आपके जो मुहर्रम का काम करे, ये हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।